Hello everyone. So today we will complete the remaining part of the chapter 1. Okay. So already we had studied about the meaning of management, effectiveness and efficiency, then nature and characteristics of management, objective and importance of management. Now today we will discuss about the nature of management. I mean, management कैसा है, whether it is a science or art or a profession. So to know that whether management is science or it is a art or a profession, we have to know the characteristics of science, art and profession. So first, science क्या है? साइंस को हम क्या बोलते हैं? अभी साइंस एक सब्जेक्ट है, हम सबको पता है, और हमको साइंस में क्या मिलता है? एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिलता है, और उसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम कुछ रिजल्ट निकालते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स निकालते हैं, और जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है ना. तो हम साइंस को बोल सकते हैं कि इट इज़ ए सिस्टेमेटिकल ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, है कि नहीं है? तो साइंस वी कैन से दैट इट इज़ ए सिस्टेमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन सम finding and principles and that are applicable universally and that are verified. तो बिना वेरिफिकेशन के साइंस का कोई प्रिंसिपल बनता नहीं है. अभी जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हम सबको पता है, न्यूटन ने कब निकाला था, जब वो एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे एंड वहाँ से क्या हुआ था, एप्पल गिर गया था. देन ही थिंक अबाउट इट, व्हाई इट फॉलन, एंड देन ही फाउंड ए थ्योरी दैट देयर इज लॉ समथिंग नोन एज ग्रेविटेशनल, एंड वो ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. ऐसा नहीं है कि इंडिया में हम नहीं मानते हैं, यूएसए में ही सिर्फ ये चीज़ माना जाता है, ऐसा नहीं है. और हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि हमारे सिलेबस में लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का डेफिनेशन कुछ और है, सीबीएसई का कुछ और है, स्टेट बोर्ड्स के कुछ और है. ऐसा नहीं है, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है और वो सिस्टमेटाइज बॉडी में रहता है. तो साइंस का हमें नेचर पता चल गया. ये क्या है? सिस्टेमेटिक बॉडी होगा. ये कैसे निकलेगा? हमें प्रिंसिपल्स और नॉलेज जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम उसको क्या करेंगे? डेवलप करेंगे. देन हम इस पर ऑब्जर्वेशन करेंगे. देन हम ये बोल सकते हैं कि ये फैक्ट एंड फिगर्स के रिलेशनशिप के थ्रू ही हम साइंस को प्रूफ कर सकते हैं. तो अभी साइंस का कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गया. अभी हम मैनेजमेंट को कैसे टेस्ट करेंगे, उसके लिए हमने 3 फैक्टर्स निकाले हैं. तो फर्स्ट है हमारा साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज. तो हम सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज. तो अभी देखो साइंस क्या है? ये एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है. मैनेजमेंट है क्या? नहीं है? हाँ, मैनेजमेंट भी है. मैनेजमेंट में भी हम काम को क्या करते हैं? सिस्टमेटिक वे में करते हैं. जो प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, प्लानिंग में स्टार्ट होता है, देन कंट्रोलिंग में एंड होता है. हम ये नहीं करते हैं कि हम पहले ऑर्गेनाइज कर लेते हैं चीज़ को फिर प्लान करते हैं, ऐसा नहीं करते. हम उसको सिस्टमेटिक वे में ही करते हैं. तो हाँ, हमारा मैनेजमेंट भी क्या है? सिस्टमेटिक बॉडी है, और जहाँ पे हम जनरल प्रिंसिपल्स को उसमें फॉलो करते हैं. ठीक है. तो ये फीचर तो हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया कि साइंस भी सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है एंड हमारा मैनेजमेंट भी सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है. नाउ प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. अभी साइंस का एक्सपेरिमेंट और हमारा एक्सपेरिमेंट दोनों अलग अलग है, बट हाँ, प्रिंसिपल हमारा कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं. ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स हम क्या करते हैं, ऐसे ही लेके आते हैं. नहीं, हम रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट वो क्या होता है, हम उसको प्रैक्टिस और परफेक्शन के थ्रू ही प्रिंसिपल को लाते हैं. और साइंस में क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू लाते हैं. तो प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन ये पार्टली ट्रू है, पार्टली फॉल्स है. इसमें क्या है, साइंस में क्या होता है आपका, जैसे लॉ ग्रेविटेशनल ही बोलिए, न्यूटन ने जब पहले ये लॉ दिया था तब कोई मानने के लिए उसमें तैयार नहीं था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है. देन उसके बाद एक्सपेरिमेंट उसमें किया गया, देन प्रूफ जब हुआ तो हमने सभी ने उसको यूनिवर्सली थ्रू ग्रांट कर लिया और
उसको सभी मानने लग गए, है कि नहीं है। तो उसी तरह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे निकल के आते हैं, हम कोई भी मैनेजमेंट में जब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम स्टार्ट करते हैं तो पहले हम वर्कर्स को क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि उनको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है। उस हिसाब से जनरल प्रिंसिपल्स हम क्या करते हैं उस मैनेजमेंट में लेके आते हैं। किसी को अगर मॉनेटरी बेनिफिट्स अच्छे लगते हैं तो मॉनेटरी बेनिफिट्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे उस हिसाब से प्रिंसिपल्स लेके आएंगे। देन हम यहाँ पे प्रिंसिपल आपका अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स फ्रीली काम करने के में इंटरेस्टेड है तो वर्किंग एनवायरनमेंट क्या करना पड़ेगा, थोड़ा फ्रीनेस लाना पड़ेगा वर्किंग एनवायरनमेंट में। और किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्कर्स को ज़्यादा फ्री दे दें तो वो काम नहीं करते तो वहाँ पे थोड़ा रेस्ट्रिक्शन भी लाना पड़ेगा। तो हमारा प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन ये भी सही है मैनेजमेंट में। बट थर्ड वाला जो है यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये ट्रू नहीं है। यूनिवर्सल वैलिडिटी साइंस में अभी जो भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो भी हमारा प्रोडक्ट निकल के आता है, जो भी थ्योरी निकल के आता है उसको हम चेंज नहीं करते हैं। अभी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कभी चेंज नहीं हुआ है, वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही है, लेकिन उसके ऊपर में और रिसर्च करके हमारा ब्लैक होल थ्योरी, देन आपका बहुत सारे थ्योरम उसके बेस पे निकले जरूर है, बट हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन चेंज नहीं हुआ है और उसको हम यूनिवर्सली उसका वैलिडिटी सेम है सबके लिए, हम चेंज नहीं कर सकते। टाइम चेंज के साथ हम थ्योरी को चेंज, साइंस की थ्योरी को चेंज नहीं करते हैं। तो वो क्या है, साइंस के जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट में जितने भी थ्योरी निकल के आएंगे उसका वैलिडिटी क्या है, आपका यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं है कि कोई एक कंट्री मानेगा कोई एक कंट्री नहीं मानेगा, तो कोई एक स्कूल उस थ्योरी को मानेगा उसको बुक में डालेगा, कोई एक स्कूल नहीं डालेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट क्या है, वो यूनिवर्सली वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे टाइम चेंज होगा, हमने नेचर में पढ़ा है ना, मैनेजमेंट क्या है, वो डायनेमिक फंक्शन है ना। तो एनवायरनमेंट कैसा है हमारा, चेंज करता रहता है और उस हिसाब से मैनेजमेंट को काम करना है, तो वो तो यूनिवर्सली वैलिड हो ही नहीं सकता है। कोई भी एक प्रिंसिपल हमने निकाला उसको हम ये नहीं बोल सकते कि लाइफ टाइम हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लाइफ टाइम हमारे जनरेशन वाइज उसको इम्प्लीमेंट करते ही रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर इस कोई कंपनी ए ने किसी एक प्रिंसिपल को माना है, कंपनी बी ही उसको नहीं भी मान सकता है, तो यूनिवर्सली वैलिड तो वो नहीं है। तो हम इसलिए क्या बोल सकते हैं, मैनेजमेंट हाँ ये साइंस तो है बट नॉट फुल्ली, इट इज़ नॉट ए परफेक्ट साइंस, इट इज़ ओनली एन अप्लाइड साइंस। क्यों, उसका सिर्फ हमें सारा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा सेटिस्फाई नहीं करता है एज ए साइंस सब, बट लेकिन साइंस की तरह वो काम जरूर करते हैं। तो मैनेजमेंट हमारा प्रूव हो गया कि कंक्लूजन में हमारा ये निकल के आया कि मैनेजमेंट परफेक्ट साइंस नहीं है, इट इज़ एन व्हाट अप्लाइड साइंस ओनली। सो अभी आर्ट, आर्ट क्या है, जैसे साइंस एक सब्जेक्ट है, आर्ट के बारे में भी हमने सुना है। आर्ट में क्या आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स, ये सब हमारा क्या है, आर्ट है। तो आर्ट, और वैसे अगर तुम्हें आर्ट बोला जाए तो आर्ट बोलने से तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन, थ्योरेटिकल नॉलेज, है ना। जो एक नॉलेज है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसको ही हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल, हम उसी को पढ़ते हैं। हिस्ट्री में क्या करते हैं, हिस्ट्री का क्या है तुम्हारा, वो कंसेप्ट ऑलरेडी है, वहाँ वार हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, जो है हम उसी को क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं उसी में, कि उस टाइम में कैसे लोग रह रहे होंगे। हम उसको क्या करते हैं, बस एक नॉलेज जो ऑलरेडी है उसी को हम अप्लाई करते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, उस टाइम में जो राजा लोग थे उन्होंने ऐसा किया होगा, वो हम क्या करते हैं, थिंकिंग प्रोसेस है ये एक। आर्ट क्या है, एक थिंकिंग प्रोसेस है। देन आपका ज्योग्राफी, सिविक्स, उन सब में भी हमारा क्या है, हम उसी को जो है ऑलरेडी उसी को हम क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं। तो मैनेजमेंट भी थोड़ा बहुत वैसा ही है, जो है हम उसी को क्या करते हैं और डेवलप करते जाते हैं। तो अभी टेस्ट कैसे करेंगे मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं है। तो पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। आर्ट में क्या होता है आपका, आर्ट क्या है आपका, जो भी ये एक थियोरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है।
है कि नहीं है। आप हिस्ट्री में कोई प्रैक्टिकल करके नया चीज़ आप नहीं निकाल रहे हो, जो था उसी में रिसर्च करके आप उसको डेवलप कर रहे हो, है कि नहीं है। तो वो क्या है, एग्जिस्टेंट थियोरिटिकल नॉलेज, वो जो ऑलरेडी है हम उसी पे स्टडी कर रहे हैं, आर्ट। हाँ, लेकिन मैनेजमेंट है क्या ऐसा? हाँ, मैनेजमेंट भी ऐसा ही है, एग्जिस्टेंट ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज। मैनेजमेंट में भी क्या है, वो एक प्रोसेस है जिसके जो और एक क्या है, हम उसको एक एनवायरनमेंट के थ्रू लेके जा रहे हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट कहाँ स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमें कुछ काम करना होता है, जो काम ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब हम उसी को प्रैक्टिकली हमें क्या करना होता है, अचीव करने के लिए उसको काम इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट, हाँ, वो एग्जिस्टेंट और थियोरिटिकल नॉलेज है, तो ये फीचर्स तो सेटिस्फाई हो रहा है। देन पर्सनलाइज एप्लीकेशन, आर्ट को क्या बोला है कि वो एक पर्सनलाइज एप्लीकेशन है। मतलब वो अभी आप ज्योग्राफी लो, पॉलिटिकल साइंस का कोई कंसेप्ट लो, तो वो क्या हो रहा है, किसी एक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही हम पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिक्स बोला जाता है, हमारे दिमाग में क्या आता है, गवर्नमेंट, है कि नहीं। तो वो क्या है, पर्सनलाइज्ड है, किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, उसमें पर्सनलाइज अप्लाइड करते हैं उसमें। तो मैनेजमेंट ऐसा है क्या? हाँ, मैनेजमेंट भी ऐसा है। कैसे है? क्योंकि मैनेजमेंट में आप देखो, आप हर इंडिविजुअल को आप उसमें स्टडी करते हो, ऑब्जर्व करते हो। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन अगर काम कर रहा है, उसको अपने ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज़, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्या करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, वो कैसे काम कर रहे हैं, उनमें क्या और ऐसा क्या इनिशिएटिव लाए, उनको कैसे मोटिवेट करें कि वो काम को कैसे करें, इंक्रीज करें, कैसे काम को डेवलप करें। तो ये फीचर भी सेटिस्फाई करता है आर्ट के साथ मैनेजमेंट का, तो अब तक तो ठीक है। देन थर्ड पॉइंट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अभी बोला है आर्ट आपका क्या है, जितना हम उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना, जितना और हम क्रिएटिविटी लाएंगे उसमें हम और कंसेप्ट इंक्लूड कर सकते हैं। अभी हिस्ट्री में आप जब हिस्टोरियन जब स्टडी करते हैं, उन लोग को एक अगर छोटा सा ईंट का टुकड़ा भी मिल जाए, उस पर भी वो लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उनमें वो क्रिएटिविटी लाते हैं कि हाँ चलो इसमें अब क्या बनाया हुआ है, वो भी देखते हैं। छोटा छोटा वर्ड, ईच एंड एवरीथिंग दे स्टडी, दे ऑब्जर्व इट, और उसमें कंटिन्यूस वो लोग क्या करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। तब जाके कुछ वो कंक्लूजन लेके आ सकते हैं कि हाँ उस टाइम में इस टाइप के ईट यूज़ किए होंगे, देन ये ईट का कैरेक्टरिस्टिक्स अभी कैसा है कि ये ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये बिल्डिंग बनाने में वो लोग यूज़ करते थे, क्योंकि ताकि वार के टाइम में वो बिल्डिंग क्या हो, सेव हो, और वो अपने आर्मीज़ को प्रोटेक्ट कर सके, तो उस तरह से कुछ बनाते हैं। तो वो सब भी कैसे, क्रिएटिविटी होना पड़ेगा। कोई भी चीज़ प्रेजेंट है, हम उसी को स्टडी करके बाहर लेके आ रहे हैं, तो हमें उसमें क्रिएटिविटी लाना पड़ेगा, तभी हम उस कुछ नया इम्प्रूव कर सकते हैं। नया कब आता है, जब हम में कुछ क्रिएटिविटी होगा। अभी हर इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस रहता है, वो बाहर कब आता है, जब वो क्रिएटिव होते हैं, है कि नहीं है। तो मैनेजमेंट ऐसा है क्या, मैनेजमेंट क्रिएटिविटी, हाँ है, क्योंकि मैनेजमेंट में तुम जितना क्रिएटिविटी लाओगे, मतलब आप एक एम्प्लॉय को अगर स्टडी कर रहे हो एंड यू आर फाइंडिंग दैट ही और शी विल वर्क more efficiently if we provide them monetary benefit, then safety environment, और उनके साथ साथ हम और क्या लाएं कि वो क्या कर सकते हैं, हम उस काम को और इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये कौन लाएगा, जो इंसान क्रिएटिव, नहीं तो हम पुराने जो प्रिंसिपल्स हैं उसी को बेस करके ही हम क्या करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, और जो एनवायरनमेंट के साथ सुइटेबल नहीं भी हो सकता है। तो मैनेजमेंट, हाँ मैनेजमेंट ये एक प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी इन नेचर भी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इट इज़ फुल्ली आर्ट।
कंक्लूजन में हमारा ये निकल के आता है कि मैनेजमेंट इट इज़ व्हाट इट इज़ सिमिलर एज आर्ट एंड इट इज़ फुल्ली एन आर्ट, ठीक है। देन आपका लास्ट आ जाता है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। अभी मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन क्या है, हमने प्रोफेशन कभी कोई चैप्टर के बारे में सब्जेक्ट की तरह हमने कभी पढ़ा नहीं है, बट इन क्लास 11 वी हैव स्टडीड इट। प्रोफेशन क्या है, आपका कोई भी स्किल्ड पर्सन, किसी एक एक टीचर एक प्रोफेशनल भी है, क्योंकि वो एक स्पेसिफाइड टाइम एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, वो स्किल है उस सब्जेक्ट में। देन आप एक स्टूडेंट को प्रोफेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हर सब्जेक्ट को पढ़ रहा है कि नहीं। अभी मैं बिजनेस स्टडी पढ़ा रही हूँ, तो ये बोला जा सकता है कि आई एम प्रोफेशन इन बिजनेस स्टडी, और मैं ये नहीं बोल सकती आई एम प्रोफेशन केमिस्ट्री। क्यों? बिकॉज मुझे नॉलेज ही नहीं है केमिस्ट्री के बारे में, तो मैं ये नहीं बोल सकती। तो प्रोफेशन क्या है? इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल विच इज यूज्ड इम्पार्टली टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। आप इसमें डॉक्टर एक प्रोफेशनलिस्ट है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है ना, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी का काम कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो एक टाइम में पेशेंट को देख रहे हैं, दूसरे टाइम में जाके बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये नहीं है। देन आपका हम अभी इसका टेस्ट कैसे करेंगे? तो मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्या प्रोफेशन क्या है आपका? ये एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्या मैनेजमेंट भी ऐसा ही है? मैनेजमेंट भी ऐसा ही है। क्यों? मैनेजमेंट एक अगर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं होगा तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उस प्रॉब्लम के बारे में कंफर्म जानना, डेफिनेटली जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस, प्रोफेशन एंड मैनेजमेंट दे आर व्हाट वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। देन रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन में क्या होता है, जो स्किल्ड पर्सन होते हैं उन्हीं को एंट्री मिलता है। अभी मैं जाके डॉक्टर नहीं बन सकती, मैं जाके इंजीनियर नहीं बन सकती, बिकॉज आई डोंट हैव दैट स्पेसिफिक नॉलेज, इज नॉट इट। मैंने MBBS नहीं किया है, मैंने इंजीनियरिंग नहीं किया है, बीटेक नहीं किया है, MTech नहीं किया है, तो मैं ना ही इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकती हूँ, ना ही मैं डॉक्टर के फील्ड में जा सकती हूँ। बट हाँ, मैंने MCOM किया हुआ है, तो मैं कॉमर्स के सब्जेक्ट में प्रोफेशन हो सकती हूँ, CA बन सकती हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म में क्या है, आपका रेस्ट्रिक्टेड एंट्री रहता है। क्या मैनेजमेंट भी ऐसा है? नहीं, मैनेजमेंट ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है हमेशा, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। मैनेजमेंट जितना फ्लेक्सिबल होगा वो उतना ही एफिशिएंटली काम कर सकता है। तो मैनेजमेंट और प्रोफेशन का ये फीचर तो सिमिलर नहीं हुआ। देन आगे बढ़ते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशन। अभी प्रोफेशनल जो है हम उसको क्या टर्म करते हैं, वो एक एसोसिएशन के हिसाब से हम टर्म करते हैं। क्या मैनेजमेंट भी ऐसा ही है? हाँ, मैनेजमेंट भी एक एसोसिएशन है। मैनेजमेंट भी तभी काम कर सकता है जब एक एसोसिएशन साथ में क्या करेगा, काम करेगा। तो ये तो फुलफिल हो रहा है। देन आपका इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब हम कौन से हम एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोड ऑफ कंडक्ट ना दिया जाए तो डिसिप्लिन नहीं रहता है। अभी स्कूल में भी कोड ऑफ कंडक्ट रहता है कि आपको यूनिफॉर्म में आना है, आपको टाइम में पहुंचना है स्कूल, है कि नहीं है। तो वो सब क्या है, आपका कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर आप उसको कोड ऑफ कंडक्ट को अप्लाई ना करो तो उसको हम क्या करते हैं, पनिशमेंट करते हैं, है कि नहीं है। तो मैनेजमेंट भी क्या ऐसा ही है। प्रोफेशनल में तो आपको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना ही है, तभी आप एक सेक्टर में सक्सेस हो सकते हो। क्या मैनेजमेंट भी क्या ऐसा ही है? हाँ, मैनेजमेंट भी ऐसा ही है। मैनेजमेंट तभी काम करेगा जब प्रॉपरली उसको कोडेड किया जाएगा। उसमें अगर कोड ऑफ कंडक्ट ना रहे तो पीपल दे विल डू वट एवर दे वांट टू डू। तो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट तभी रन कर पाएगा जब इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ पे डिफाइंड रहेगा।
देन सर्विस मोटिव, प्रोफेशन हमेशा अपना सर्विस रेंडर करने के लिए काम करता है, तो वो अपना सर्विस किसी भी तरीके से, अभी एक टीचर टीचिंग के थ्रू, डॉक्टर पेशेंट को ट्रीटमेंट करके वो अपना क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो मैनेजमेंट भी क्या ऐसा ही है? हाँ, मैनेजमेंट भी ऐसा ही है। मैनेजमेंट अपना सर्विस कैसे प्रोवाइड करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल अचीव करने के में हेल्प करता है विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड रिसोर्सेज, है कि नहीं है? तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, मैनेजमेंट, अभी हमने कंक्लूजन में क्या निकल के आया, मैनेजमेंट फुल्ली तुम्हारा क्या है, प्रोफेशन भी नहीं है, इट इज़ ओनली ए पार्ट ऑफ व्हाट, प्रोफेशन। जैसे लेकिन अभी ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आया, मैनेजमेंट को हम सिंपली साइंस भी नहीं बोल सकते हैं, सिंपली आर्ट भी नहीं बोल सकते हैं, सिंपली प्रोफेशन भी नहीं बोल सकते। मैनेजमेंट इट इंक्लूड्स science also, it includes arts also, it includes profession also, so it is a comparison among these three concept, है कि नहीं है? so नेचर में अगर आपको पूछा जाए कि साइंस मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट सिर्फ साइंस है क्या? नहीं, सिर्फ साइंस नहीं है। हाँ, ये एक क्या है, अप्लाइड साइंस जरूर है। ये सिर्फ आर्ट है क्या? सिर्फ आर्ट, हाँ सिर्फ आर्ट तो है, लेकिन वो सिर्फ आर्ट भी हम अकेले सिंगली नहीं बोल सकते, उसमें साइंस भी इंक्लूड है, प्रोफेशन भी इंक्लूड है, क्योंकि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तभी सेटिस्फाई होते हैं। तो अभी मैनेजमेंट का नेचर हमको पता चल गया। नेक्स्ट इज योर, कितने टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं? तो बेसिकली हमारा टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट है। टॉप लेवल में क्या है आपका? टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव इंक्लूड होते हैं। मिडिल लेवल में आपका क्या है? डिपार्टमेंटल मैनेजर, देन डेप्यूटी डिपार्टमेंटल मैनेजर एंड ऑपरेशंस एंड फंक्शनल मैनेजर्स, ये इंक्लूड है। एंड लोअर लेवल में जितने सुपरवाइजर और फोरमैन होते हैं ये इंक्लूड होते हैं। अभी टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है? टॉप लेवल, अभी जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? किसी भी चीज़ को प्लान करना, टॉप लेवल में प्लानिंग होता है। देन मिडिल लेवल का क्या काम होता है? टू इंटीग्रेट विथ व्हाट, टॉप लेवल एंड व्हाट, लोअर लेवल, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इट वर्क एज ए मिडिल मैन अमॉन्ग टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। तो मिडिल मैन हमेशा टॉप लेवल को भी सजेशन देता है और लोअर लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू को वो क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, ठीक है। एंड लोअर लेवल क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क, मतलब अभी भी टॉप लेवल ने तो आपका प्लानिंग कर दिया, मिडिल लेवल ने आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट किया, देन जब प्रॉपर फंक्शन करने का टाइम आएगा तो लोअर लेवल उस काम को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अभी फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट टू फिक्स ऑब्जेक्टिव, जैसा मैंने बोला अभी वो प्लानिंग करते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का मेन फंक्शन है कि वो ऑब्जेक्टिव को फर्स्ट सेट करेंगे, नेक्स्ट वो पॉलिसी, उस हिसाब से पॉलिसी फ्रेम करेंगे, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, वो सिर्फ फिक्स करेंगे चीज़ों को। देन डिटरमाइन करेंगे कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, डिटरमाइनिंग द एक्टिविटीज़। देन दे अरेंज द रिसोर्सेज, कहाँ से आएगा रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, ठीक है। देन सारा कंट्रोलिंग वर्क, जो भी काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनका कंट्रोलिंग, देन बजट का अप्रूवल करना, वो सब किसके हाथ में होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के। देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा? जो भी पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव में तो हम चेंजेस नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव टॉप लेवल मैनेजमेंट ही चेंज करेगा, लेकिन जो भी पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट में बनाया है उसको इंटरप्रिटेट कौन कर सकता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसको इंटरप्रिटेट करेगा कि चल नहीं, इसमें थोड़ा ये चेंजेस लाना है, तभी मतलब वर्कर्स ज़्यादा सेटिस्फाई रहेंगे। देन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, अभी डिपार्टमेंट वाइज वो लोग क्या करेंगे? सेटअप करेंगे मिडिल लेवल में कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ये काम करेगा, देन सेल्स डिपार्टमेंट में BCD कोई काम करेगा, लाइक दैट। देन अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़, फिर एम्प्लॉयज़ स्किल वाइज वहाँ पे अपॉइंटमेंट किया जाएगा। देन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे कि
ए कौन सा काम करेगा, बी कौन सा काम करेगा, उस हिसाब से ए बी सी डी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको काम करना है। देन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, मिडिल मैन हमेशा बोला ना, वो एज ए मिडिल मैन वो काम करते हैं, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का भी पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं, देन लोअर लेवल का भी रखते हैं। और लोअर लेवल जितने भी लोअर लेवल वर्कर्स रहेंगे उनको मोटिवेट करने का काम मिडिल लेवल करता है। देन मोटिवेटिंग मीन्स तो एंकरेजिंग टू डू द वर्क, एंकरेज करते हैं उनको, फाइनेंशियल सपोर्ट करके, मॉडल सपोर्ट करके उनको मोटिवेट करके रखते हैं बस कि काम को कंप्लीट किया जाए। देन कोऑपरेशन, तालमेल, एक एम्प्लॉय और दूसरे एम्प्लॉय के साथ तालमेल बैठाना, देन एक डिपार्टमेंट के साथ अनदर डिपार्टमेंट का तालमेल बैठाना, कोऑपरेशन क्रिएट करना, ये भी किसका काम है, आपका मिडिल लेवल का काम है। देन लोअर लेवल का क्या काम है, वर्कर्स, अभी लोअर लेवल मैनेजमेंट में सुपरवाइजर क्या करेगी, उनके अंदर में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, ग्रीवेंसेस रहेंगे, तो वो प्रॉब्लम्स वर्कर्स डायरेक्टली जाके टॉप लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट में शेयर नहीं कर सकते हैं। वर्कर्स क्या करते हैं, अपने सुपीरियर को क्या करते हैं, या तो सुपीरियर या तो सुपरवाइजर को अपना प्रॉब्लम्स वो बोलते हैं कि सर या मैम वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑन वाइल वर्किंग इन द फैक्ट्री बिकॉज द मशीन आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो वो प्रॉब्लम डायरेक्टली हम हायर लेवल में लेके नहीं जाते हैं, वो पहले अपनी लोअर लेवल के सुपीरियर को प्रोवाइड किया जाता है कि सर मैम हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि हमारा मशीन काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली, इस वजह से हमारे हेल्थ पे भी इफेक्ट हो रहा है, हमको फाइनेंशियल जितना हमको रेमुनेशन मिल रहा है वो हम सेटिस्फाई नहीं है उससे। तो वो सारे ग्रीवेंसेस प्रॉब्लम्स वो सब वर्कर्स लोअर लेवल को सबमिट करता है और वही लोअर लेवल जाके मिडिल लेवल को सबमिट करता है। देन एंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग, अभी वर्कर्स अपने वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ सेटिस्फाई नहीं है तो लोअर लेवल मैनेजमेंट का ये ड्यूटी रहेगा कि उनको एक प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, उनके सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट में उनको वो हेल्प करें कि जो भी पॉलिसीज सेट हुआ है उनमें चेंजेस लाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमें ग्राउंड लेवल से चाहिए वो लोअर लेवल मैनेजमेंट लाके आपको कहाँ देता है, मिडिल लेवल में देता है। अगर वो हेल्प ना करे तो पॉलिसी अच्छे से प्रॉपरली सेट नहीं होगा, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट हेल्प करेगा आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। देन वो सजेशन भी प्रोवाइड करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को सजेशन प्रोवाइड करना। देन आपका रिलेशनशिप क्रिएट करना वर्कर्स और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ, आपका बेटर रिलेशनशिप क्रिएट करना, ये सब फंक्शंस किसका है, आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट का। अभी कोई भी इंडिविजुअल एक लेवल आपका सिंगली काम नहीं कर सकता है, इंडिविजुअली काम नहीं कर सकता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट सेट करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको फॉलो अप करने के लिए देगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसको फॉलो अप करने के लिए देगा आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट को। लोअर लेवल मैनेजमेंट ग्राउंड लेवल में वो लोग ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं उस चीज़ को, देन दे रिप्लाई टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट और उस हिसाब से मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट को बोलता है कि हमें पॉलिसीज में समथिंग वी हैव टू चेंज रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन, रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़, वो क्या चाहते हैं और उस हिसाब से हमको नेक्स्ट पॉलिसीज में उसमें चेंजेस लाना पड़ता है और लाते हैं, वही एक प्रॉपर मैनेजमेंट है। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में मेन आपका क्या क्या है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वी आर ऑलरेडी डिस्कस दैट फंक्शन में 5 फंक्शंस है टोटल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग करना मतलब हम किसी भी काम को करने से पहले ही जो थिंकिंग लाते हैं अपने दिमाग में, दैट इज प्लानिंग। सो वी कैन से इट दैट बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क व्हेन यू आर थिंकिंग और ऑर्गेनाइजिंग समथिंग इन योर माइंड, दैट इज प्लानिंग, इट रेफर्स टू द थिंकिंग प्रोसेस। ओके, तो प्लानिंग हमारा थिंकिंग प्रोसेस है ये। देन ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग क्या हो गया, अभी उसी थिंकिंग प्रोसेस को हमें अपने ऑब्जेक्टिव के साथ एडजस्ट करना, उन दोनों के बीच में तालमेल बैठाना, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। देन स्टाफिंग, अभी ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही सेट हो गया, ऑब्जेक्टिव जैसे ही सेट हो गया, उसमें आपको
एम्प्लॉयज़ लाना पड़ेगा, पोजीशन फिल करना पड़ेगा, दैट इज स्टाफिंग। देन डायरेक्टिंग, अभी आपने जैसे ही किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट किया, he or she may not be perfect in the work, you have to guide it, you have to instruct them, you have to communicate them with them, ताकि हम इंस्पायर कर सके पीपल को कि वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरीके से काम करे। तो प्रॉपर डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन में आपका इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, मोटिवेटिंग, ये सब आएगा। कैसे हम एक एम्प्लॉय को डायरेक्ट कर रहे हैं। अभी जब आप क्लास 11 में एडमिशन लिए थे, क्लास 10 तक जब थे, आपके दिमाग में आया होगा चलो हम कॉमर्स लेंगे, लेकिन आपको तब तक पता नहीं था कि आप क्या करेंगे यहाँ पे आके। टीचर्स जब आके आपको इंस्ट्रक्ट किए हैं, जब आपको समझाए हैं सारे चीज़ को, देन ओनली यू गेट टू नो दैट ओके दिस इज अकाउंटेंसी, दिस इज बिजनेस स्टडी, दिस इज इकोनॉमिक्स, और हमें इस हिसाब से इसको पढ़ना है। अकाउंट्स पढ़ने से हम क्या क्या कर सकते हैं, हमने अकाउंट्स क्यों लिया है, देन बिजनेस स्टडी पढ़ने से हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस क्यों लिया है हमने, मैनेजमेंट का क्या फंक्शंस है, ये सब हमें प्रॉपर गाइडेंस मिला, देन ओनली यू गेट टू नो अबाउट इट, इज नॉट इट। सो डायरेक्टिंग इज इंस्ट्रक्टिंग समवन, गाइडिंग समवन टू डू ए वर्क प्रॉपरली। देन लास्ट फंक्शन आपका आता है कंट्रोलिंग। अभी हम अगर आप लोग को कंट्रोल करके ना रखें, you will be out of control and your that out of control performance will affect on the result of the school. So वैसे ही अगर वर्कर्स में कंट्रोलिंग ना रहे, जो अभी लेवल्स पढ़े हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट को कंट्रोल करके ना रखे तो क्या होगा, उन लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा एंड इट विल डायरेक्टली अफेक्ट ऑन द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो कंट्रोलिंग क्या है, किसी भी एक्चुअल रिजल्ट को आपका डिज़ायर, मतलब आपने जो रिजल्ट सोचा था, एस्टिमेट किया था, प्लानिंग के टाइम में जो किया था, उनमें कितना क्लोजनेस है, उसी को लाना ही हमारा क्या है, कंट्रोलिंग है। जितना अच्छे से कंट्रोल किया जाएगा उतने ही अच्छे से हम अपना डिज़ायर रिजल्ट को तक पहुँचेंगे। मान लो अभी हमने प्लानिंग के टाइम में टारगेट सेट किया था कि वी हैव टू प्रोड्यूस thousands numbers of bikes, और हमारा एक्चुअली रिजल्ट आया 9,950, तो 50 कम हुआ है। वो हो भी सकता है बिकॉज आवर एनवायरमेंट इज टोटली, इट इज़ ए डायनामिक इन नेचर। हम नहीं बता सकते कि नेचुरली क्या डिज़ास्टर आ जाए, या फिर हमारा अभी पॉलिटिकली बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, उस हिसाब से भी बंद हो जाते हैं। तो हम 50 भी, वो नंबर ऑफ 50 हम काउंट कर सकते हैं। 10% किसी भी चीज़ का 10%, 20% अगर कम हो जाए तो हम उसको एक्सेप्ट कर भी सकते हैं। तो इतना तक तो ठीक है, हम प्रॉपरली मैनेज, कंट्रोल्ड हम बोल सकते हैं। और अगर हमारा एक्चुअल रिजल्ट ज़्यादा ही आ गया तो अब तो और अच्छा है, हमने और अच्छे से कंट्रोल किया है चीज़ों को। तो अगर बहुत ज़्यादा, अगर हमने 1000 एस्टिमेट करके रखा था, टारगेट करके रखा था, एंड वी हैव प्रोड्यूस ओनली 400 नंबर्स, सो दैट मीन्स हाउ मच डिफरेंस इज। तो ये टॉलरेबल नहीं है, और इसको बोलेंगे प्रॉपरली कंट्रोल्ड नहीं है, और ना ही ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज, स्टाफ डायरेक्ट कुछ भी नहीं किया है, मतलब तो प्रॉपर मैनेजमेंट फंक्शन नहीं किए हैं। सो आज की क्लास में इतना ही। लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है आपका, ये एक अलग फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, ये आपका मैनेजमेंट का एक पार्ट ही है, एसेंस ही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू।